मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू भाई सुजतिया जी, इनका हमेशा से निर्देश रहा है कि हम जितना स्वास्थ्य विषयक समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं, उतने ही जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, उन पर भी संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय बीसी रॉय, जो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी स्मृति में मनाए जाते थे। और इनका उद्देश्य होता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितने विशेषज्ञ हैं, चाहे वे किसी पैथी के एक्सपर्ट्स हों या जनरल प्रैक्टिशनर्स हों, चाहे किसी भी पैथी से बिलोंग करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट हो, कोई भी, उन सभी का इस दिन हम अभिवादन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आज इस विषय पर जिन विशेषज्ञ को हमने आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ धामनगांव जिला अमरावती के वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अशोक जी भैया उपस्थित हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर भैया जी, सर का सिर्फ एक पंक्ति में ये परिचय है कि इन्होंने बाल रोग विभाग में पदव्युत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में इन्होंने ग्रामीण भाग यानी धामनगांव से, और सर मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जनरल लोग सेंटर में जाना चाहते, बड़े शहरों में जाना चाहते, आपने प्रैक्टिस के लिए ग्रामीण भाग क्यों था? ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो थे वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम था। तो वो उनको मालूम था कि बड़े बेटे को बाहर नहीं पढ़ा सकते वो। तो मैं 5th में और भैया 11th में पहुंचे तो पिताजी का देहांत हो गया। तो माँ नहीं चाहती थी कि दोनों बेटे दूर रहे और भैया नहीं चाहते थे कि दोनों अलग रहे। ये एक पारिवारिक कारण हो गया। दूसरा कारण ऐसा था मेरे सोच का। मैं ये सोचता था कि जिस समाज और देश का मैं देनदार हूँ, जिनके ही कारण मैं आज बना हूँ, उस समाज का और देश का अगर मेरे को कुछ देना है तो ग्रामीण भाग में, क्योंकि उस समय ग्रामीण भाग में वैद्यकीय सुविधाओं की बहुत कमी थी और कोई साधारण एमबीबीएस भी छोटे जगह पे आने को उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि एमबीबीएस भी बड़ी चीज थी। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलाइजेशन सब हो गया। तो ये 2 कारण थे कि मैंने ग्रामीण में लिया। उस समय मेरे दिमाग में एक आधा गांव दत्तक लेके और उसको डेवलप करना ऐसा भी था। एक विचार से, एक समर्पण भाव से प्रेरित था। तो इस कारण से भी मैंने ग्रामीण का में प्रैक्टिस में आने का सोचा। सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज भी जब ऐसा कहा जाता है ग्रामीण भागों में ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है, वहां पर इतने वर्षों पूर्व आपने इस भाग को चुना। पारिवारिक खैर सभी के साथ में होते हैं, पर आपने अपनी जो विचारधारा प्रस्तुत की है, यह नए डॉक्टर्स के लिए भी प्रेरणा का कारण बनती है। तो सर, जिस समय आपने प्रैक्टिस शुरू की है, लगभग 30-35 वर्ष पूर्व की बात हो गई होगी, तो उस समय में, हाँ सर, तो उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो आपको इस भाग में प्रैक्टिस करते समय किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ? देखिए, जैसे ग्रामीण आज हम जो देखते हैं, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल ही नहीं थी। वहां से जो ग्रामीण इलाके थे, वहां रोड नहीं थे, कोई आने जाने का आवागमन नहीं था, बसेस भी इतनी अंदर में नहीं चलती थी, मेन रोड पे चलती थी, कोई ऑटो या मोटरसाइकिल नाम की चीज नहीं रहती थी। और अगर मैं इसे, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ गाँव में अगर बारिश के समय अगर सादा डिसेंट्री का भी पेशेंट है तो उसकी डेथ हो जाती थी, पर उसको आने के लिए, धमकने के लिए रास्ता नहीं था। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में कोई साइकिल पे आ जाता था, सर हमारे यहाँ चलिए, विजिट है, बहुत सीरियस है, तो हम लोगों को विजिट को जाना ही पड़ता था। मैं जी बहुत से डॉक्टर जाते ही थे, क्योंकि दूसरे कोई कारण नहीं था। हम 2 व्हीलर पे चले जाते थे और जिस पेशेंट को देखने जाते थे, उसके एक पेशेंट के पीछे कई पेशेंट मेरे पीछे आ जाते थे, सर हमारे घर भी चलिए, हमारे घर भी चलिए। क्योंकि पर्टिकुलरली बारिश के दिनों में कोई अपने छकड़ा बैल ही चल सकता था, लेकिन कोई अपने खेती के काम से बैल भी नहीं देता था, तो पेशेंट को यहाँ लाना मुश्किल हो जाता था। तो एक पेशेंट के लिए जाते थे, 15-15 पेशेंट देख के आना पड़ता था।
और ऐसे में घर वाले चिंतातुर हो जाते थे कि अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा। और ये हुआ भी है, कई बार हम रोड से नीचे गिर गए हैं, फिसल गए, मट्टी जमा हो गई है, लाइट चले गया है, पत्थर पाँव पे गिरे हैं, और ये भी हुआ है। तो घर के लोग चिंता से कोई दूसरी गाड़ी मोटरसाइकिल लेके निकलते थे कि कहीं रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो इन सारी कठिनाइयों के साथ हमको वो प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ी। सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं थी, लोगों का सोच भी एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों का एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सभी चीजों का को भी हमको फेस करना पड़ता था। और हमारे पास में उस समय छोटे गांव में इतना बैकअप नहीं था। एक एक्सरे मशीन थी, वो भी बहुत पुरानी गांव में। और बाकी पैथोलॉजी भी, जो डीएमएलटी थे वो बहुत लेट शुरू हुए। तो ऐसा आप सभी चीजों के अंदर हमको थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ा। जैसे मैं कल्पना कर सकता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो एक्सरे हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, और उस समय में जो दवाइयाँ भी थी वो भी इतने समय पुरानी थी कि अभी के समय की इतनी एडवांस दवाइयाँ भी नहीं थी। तो ऐसे में बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स में, सीमित संसाधनों के बीच में आपने जो प्रैक्टिस की, अपने जो मरीजों को सेवा दी आपने, तो मैं इससे एक बार आपको बधाई देता हूँ। इस डॉक्टर्स डे की आपको निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी तरफ से अभिनंदन। सर, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, हो सकता है थोड़ा निजी भी हो, क्योंकि जब उस समय में बच्चा अगर थोड़ा पढ़ाई में होशियार और मेधावी हो तो लोग ये कहते थे कि तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो डॉक्टर बनाने के पीछे उद्देश्य ये होता था कि उसका आगे का जो फ्यूचर भविष्य वो सुरक्षित हो जाएगा, विशेष करके आर्थिक रूप से। और ग्रामीण भाग में हम देखते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि वो सब कृषि आधारित है, अगर वो खेती का काम चालू तो अपने बैल चपड़ा भी दे पाते थे। अगर से वहां पर देखी जाए तो आमदनी भी कम थी। तो ऐसे समय में कहीं आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा? मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रश्न व्यक्तिगत है, अगर आप शेयर करना चाहें तो। कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि मेरे पिताजी ने भी खेती के सिवा कुछ नहीं किया, और मेरे भैया ने भी। हमारा कोई व्यवसाय नहीं था। तो खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को हम अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये घाटे का सौदा था। तो लोगों के पास भी पैसा नहीं रहता था। फिर हम लोग, जब मेरे यहाँ भी जो मजदूर काम करते थे या जो भी थे, उनकी आमदनी कितनी हमको मालूम रहती थी। तो मेरी सोच अलग थी, क्योंकि मैं जिस सोच और विचार को लेके चल रहा था, इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा, मेरा कुछ नहीं राष्ट्र का, इस नाम से समर्पण करने वाले मेरे आदर्श थे। मैं मालूम था कि मैं अपने सारे सांसारिक सुखों को भोग कर मैं कुछ किलर जितना ही कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो मैं तो कुछ त्याग नहीं कर रहा, थोड़ा सा पैसा ही छोड़ रहा हूँ। और अगर मैं पैसा छोड़ भी रहा हूँ, तो मेरा जो गरीब पेशेंट है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो बात आज खत्म हो गई है, लेकिन अगर 2 रुपए रह गए, तो जब भी आता था तो मेरे गांव में आया तो मेरे 2 रुपए देने आता था, डॉक्टर साहब आपके 2 रुपए। ओ, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस गरीब के पास में कितनी ईमानदारी है। अगर अपने पैसे नहीं भी कमाए, तो मैं एक जॉइंट फैमिली में था, शायद हो सकता है कि मुझे इतना महसूस नहीं हुआ होगा, या मैं मेरे घर में था तो मैंने कभी इस चीज को इतना गौर नहीं किया। लेकिन मैंने कभी आर्थिक दृष्टि के बारे में अपने आप को नहीं सोचा, इसलिए मैं कभी दुखी भी नहीं हुआ। तो फिर से मैं थोड़ा व्यक्तिगत है, तो आप अपने आप को आर्थिक रूप से संतुष्ट मानते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिया, शादी कर दिया, मेरे पास अपना भी है। ऐसा नहीं है कि इतना करके भी मैंने कुछ नहीं पाया। और हो सकता, अब आप सिटी के अंदर है तो आपके एक्सपेंसेस, आपके हॉस्पिटल्स और ये सब के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, शायद हमारे पास उतने नहीं होंगे। लेकिन नेचुरली जब हमारी वो लेवल है, तो हमारे पेशेंट की जो लेवल है वो हिसाब से हमको काम करना पड़ता था, उतने पैसे लेने पड़ते थे। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी के पास बहुत है तो अपने पास किसी चीज की कमी है। मेरे बहुत सारे दोस्त मिलियनर है मुंबई में, जिनको इंडस्ट्रीज थी। मैं उनको बोलता था, यार तुम्हारे पास जो है उतना मिनिमम तो मेरे पास भी है, कंप्यूटर है, कार है, टीवी है, घर है। अच्छा, मैं एसी नहीं होगा तो उस समय कूलर थे, गाड़ी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको उससे ज्यादा कुछ लगता है। वो अब आप ब्रांड चुनते जाएंगे तो आपको कितना भी पैसा कम पड़ेगा। और इच्छाएं और अपेक्षाएं तो ऐसा है, इसका शमन और दमन तो कठिन है। कहीं अंत नहीं तो होगा। उसको कोई अंत नहीं है। नहीं, आपने की बात सही है कि तो फिर अपने सोच के ऊपर और अपनी जीवन शैली पर है कि जितना आपको सोने के लिए लगना, उससे ज्यादा जगह तो आपको लगनी नहीं है। 2 टाइम का भोजन तो उससे ज्यादा आपने करना नहीं है।
और फिर जैसा आपने कहा कि फिर उसको जितना ब्रांड बढ़ाते जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है उसका। सर मैं फिर से प्रैक्टिस की तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि जब आपने शुरू किया तो न पैथोलॉजी थी, न रेडियोलॉजी थी, न इतनी दवाइयाँ थी, और शायद भर्ती करने के भी काफी कम साधन थे। आपने कहा कि यानी अगर पेशेंट नहीं ला पाए तो उसकी मृत्यु तक हो जाती, डेथ हो जाती थी। और आज हम देख रहे हैं कि इतना जब एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में, और अब जब इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो गई कि शुगर भी हो तो सीटी स्कैन किया जाता है और तरह तरह के स्पेशलिस्ट आ गए हैं, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, आप इसको किस हद तक उपयोगी मानते हैं? नहीं, देखिए हर चीज के अपना बहुत महत्व है। क्लिनिकल प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करते थे। उस समय उसी को महत्व था कि पेशेंट देखो, जीएमसी में पढ़ते थे तब भी, इवन नागपुर में भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड नहीं रहते थे। आपको क्लिनिकल ही पढ़ाया जाता था, आपको हिस्ट्री टेकिंग से लेके सब चीजें। लेकिन ये भी सत्य है कि जब से हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी के अंत में भारत ने या समाज ने करवट बदलना शुरू किया, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज बढ़ गए और लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ गया। तो 20वीं 21वीं सदी की शुरुआत गति से हुई और पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा गति से हुई है। तो निश्चित ही लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़े और लाइफ स्पैन भी बढ़ा है। आज मेडिकल साइंस के अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का अपना महत्व है। आपको उस समय हैंडीकैप जिंदगी जीनी पड़ती थी, आज वो नहीं जीनी पड़ती। आपके लाइफ को कंफर्ट मिला है। आपको बहुत सारी जो सर्जिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण कभी अर्ली डेथ भी हो जाती थी या हैंडीकैप हो जाते थे, आज नहीं होना पड़ रहा है। रिहेबिलिटेशन भी बहुत अच्छे से होने लगा है, तो वो अपनी जगह पे है ही। देखिए, हम मल्टी लेयर्ड जैसी सोसाइटी है, वैसे मल्टी लेयर्ड अपने यहाँ भी डिसीजेस भी है। तो हर कोई का अपना इंपॉर्टेंस है। वो स्पेशलाइजेशन का भी अपना इम्पोर्टेंस है, स्पेशलाइजेशन का अपना है, और जीपी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा तो मानना ही पड़ेगा कि इस साइंस ने, जो टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने जो प्रगति किया, उसके अंदर ये सभी चीजों का अपना एक बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो मैं इन लोगों को पॉजिटिवली लेता हूँ कि जो प्रगति हुई है वो मानव कल्याण के लिए हुई है, हमारे पेशेंट के कल्याण के लिए हुई है। अब उसके अंदर कौन कैसा बेनिफिट ले सकता है, वो पेशेंट पे और डॉक्टर पे। निश्चित तौर से आपने कहा कि जैसे अगर वो हो भी रहा हो, एडवांसमेंट हो भी रहा हो, तो लेकिन जब तक हम बेसिक साइंस से जुड़े हुए हैं तो आखिर में आना वहीं पे घूम फिर के वहीं आना है। तो अगर मशीन भी हो तो मशीन का इंटरप्रिटेशन उसके जो पीछे बैठा आदमी वही करेगा, मशीन तो अपने आप करेगी नहीं। तो जब तक के जो एक्सपर्ट है उसको भी पूरी चीजें पता नहीं है, तब तक उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या बताएगा। सर आपसे बहुत सार्थक चर्चा चल रही है, और चूंकि अब हम समय की कमी के कारण चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस चर्चा के माध्यम से हम हमारे विशेषज्ञों के स्वभाव का, ये जीवन का वह पहलू लाते हैं जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। अब ये फिर थोड़ा सा एक व्यक्तिगत निजी प्रश्न हो सकता है, आप इसका उत्तर देना चाहे तो दें। बारे लेकिन में आपका और आईआईपी अमरावती का विशेष रूप से आभारी हूँ कि ये जो नई पीढ़ी के अंदर चालना है कि पेरी फेरी या दूसरे लोगों को, ये पहली बार मेरे साथ नहीं कर रहे, आप लोग पहले भी किया है, कि आपका प्रेम और स्नेह है और आपकी सोच है कि आप अंदर के ग्रामीण एरिया के और जो रिमोट एरिया में काम करने वाले हैं, आप उनको बुला के उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये सही में एक अनुकरणीय और बहुत अच्छी बात। सर आपने जो शब्द कहे तो उसके लिए आभार। और अगर आप मन की बात पूछे तो आप जो लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत में इतनी सेवाएं दी है, उसके लिए तो मन से बहुत बहुत आदर है हमारा तो सर। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, बहुत आपका अभिनंदन है, क्योंकि मैं भी उस है। जी सर। तो सर मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो, कि इस लंबे अंतराल के बाद में कहीं कोई बात जिसके लिए आपको अपने मन में कोई खेद लगता हो। न पूछ कैसे बीती जिंदगी, जैसे बीतनी थी बीत गई, अच्छी ही बीती। वाह। रिग्रेट हर एक के जीवन में, हर कोई एक उम्र के बाद में ये सोचने लग जाता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी नॉनसेंस चीजें की है। तो हो सकता है हमने भी वो नॉनसेंस चीजें की है कि जिसका कभी कभी सोच आ जाता है कि हमारे हाथ से ऐसा समय का वेस्टेज हुआ या चीज निगलेक्ट हुई गई। लेकिन ये भी सत्य है कि मनुष्य को अनुभव की कंगी तभी मिलती है जब उसका टक्कल हो जाता है, तो उस कंगी का वो यूज नहीं कर सकता। तो ये स्वाभाविक है कि हर एक को कुछ न कुछ
कुछ न कुछ चीज का मलाल होता है। एक हम जिस प्रोफेशन में है, जिस छोटे गांव में हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ मुंह पे मुंह गिरता है और पेशेंट के लिए हमको कभी भी रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली निगलेक्ट होती है। पर इस बारे में मैं बहुत लकी हूँ, मेरी पत्नी खुद भी होम्योपैथ डॉक्टर है और मेरे ससुराल में सब डॉक्टर है, तो उसने पेशेंट के लिए मुझे कभी नहीं रोका कि भाई आप मेरे लिए समय नहीं निकालते और पेशेंट को समय देते। ये बात मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपने मन में दुख होता है कि बहुत सारी चीजें शायद मैं भी आप लोगों आपकी पीढ़ी हमसे ज्यादा अच्छी है कि जो फैमिली को ज्यादा अच्छा समय देती है, तो ये शायद एक रिग्रेट रह सकता है मन में, बाकी तो कोई रिग्रेट नहीं। सर, अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो जैसा आपने कहा कि आदरणीय भाभी ने आपको हर कदम पे सहयोग दिया है, तो ये तो मैं मानता हूँ कि दोनों हाथ की ताली है। भले आप अपने मन में इसके प्रति खेद मानते हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ जिस तरह से आपको सहयोग मिला, उन्होंने जितना सहयोग दिया है, तो दोनों हाथ की ताली है। और फिर जब आपने अपना एक विचारधारा इस तरह की बना ली कि मेरा पूरा जीवन इन्हीं को समर्पित है, तो मैं इसका एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। बातें आपसे करके बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत सारे मुद्दे भी जिन पे आपसे बातें करनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण से बातचीत को यही रोकना पड़ रहा है। दर्शकों, एक बहुत ही बहुत सार्थक आभारी हूँ चर्चा। आपका। जी सर। दर्शकों, एक बहुत ही सार्थक चर्चा डॉक्टर अशोक जी भैया के साथ डॉक्टर जी पर संपर्क हुई। हमारी कोशिश थी कि कार्यक्रम आपको रोचक लगे, लेकिन कार्यक्रम के बारे में अंतिम राय आपकी अपनी होगी, जिसके बारे में आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें सूचित करें। क्योंकि विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ आपसे विदा ले रहे हैं कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विषय के साथ भेंट होगी। और सर, इतने अच्छे ढंग से जो मन खोल के आपने अपनी बातें बताई है, उसके लिए हृदय से हम आपका आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।